हेलो ऑल, वेलकम टू द रिविजन ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब यहाँ एनसीईआरटी में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक इमेज दिया है। आई एम श्योर सबने ये गेस कर लिया होगा ये इमेज किसका है। ये इमेज एंटीबॉडी का है। ये इमेज के बारे में या एंटीबॉडी के बारे में हम डिटेल में लेटर ऑन पढ़ लेंगे। सो लेट्स मूव टू द चैप्टर। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्विक रिविजन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन। Then we are going to discuss immunity in very much of detail. AIDS and cancer जैसी जानलेवा बीमारी भी हम पढ़ेंगे and लास्ट में ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज हम देख लेंगे. So let's start. Health. What is health? For a long time, health जो है उसको कंसिडर किया जाता था as a state of body and mind. So state of body and mind दोनों का कॉम्बिनेशन जहाँ पे बैलेंस होना चाहिए सर्टन ह्यूमर्स का. Now what is this humors? Humors का मतलब होता है फ्लूइड. हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है उन्हें हम ह्यूमर्स भी कहते हैं. अब अकॉर्डिंग टू दिस अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड. नाउ व्हाट इज दिस? अकॉर्डिंग टू दिस इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम एंड अकॉर्डिंग टू अर्ली ग्रीक्स जैसे हिपोक्रेट्स थे उनके हिसाब से ये जो फ्लूइड्स है, ये जो ह्यूमर्स है, कोई भी इंसान की बॉडी में 4 प्रकार के होते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस ये फ्लूइड्स जो है वो 4 प्रकार के होते हैं कोई भी इंसान के अंदर. ये 4 प्रकार के फ्लूइड जो है वो एक तो ब्लड है, दूसरा येलो बाइल होता है, तीसरा फ्लेम होता है, फ्लेजियम जिसे हम कहते हैं, एंड चौथा ब्लैक बाइल होता है. इन चारों फ्लूइड के बैलेंस की वजह से एक पर्सन में उसका स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड बैलेंस रहता है जिसकी वजह से वो हेल्दी रहता है. दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम यूज्ड टू बिलीव. Now it was thought that persons with black bile, जिनके पास ब्लैक बाइल ज्यादा होगा ये वाला फ्लूइड, वो हॉट पर्सनालिटी से बिलोंग करेंगे और उनको फीवर्स आते रहेंगे. ये आइडिया जो है was arrived at by pure reflective thought, completely reflective purpose से ये थॉट था. The discovery of blood circulation किसने डिस्कवर किया? विलियम हार्वे ने. दैट ब्लड जो है, ये फ्लूइड जो है वो सर्क्यूलेट करता रहता है कंटिन्यूसली. Using experimental methods and demonstration of normal body temperature in persons with black bile using thermometer, this approved the good humor hypothesis of health. So, एक good humor hypothesis माना जाता है जिसमें कहा जाता है that these humors are there which will make sure, which will decide कि एक इंसान की हेल्थ कैसी रहेगी. बैलेंस इम्बैलेंस होगा उन फ्लूइड्स का, या कोई फ्लूइड ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोई फ्लूइड कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होंगे. बट येस, दिस ऑल वर डिसअप्रूव्ड. गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस डिसअप्रूव किया गया था जब ब्लड सर्कुलेशन इन्वेंट या डिस्कवर करने में आया था बाय वन साइंटिस्ट कॉल्ड एज विलियम हार्वे. इन लेटर ईयर्स बायोलॉजिस्ट स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस through neural system and endocrine system our immune system and that our immune system maintains our health. So हमारा माइंड किसको इन्फ्लुएंस करता है? हमारा इम्यून सिस्टम को. माइंड जो है वो इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है. कैसे? न्यूरल सिस्टम से एंड एंडोक्राइन सिस्टम से. ये 2 सिस्टम की मदद से इम्यून सिस्टम मेंटेन है एंड इम्यून सिस्टम की वजह से अल्टीमेटली हमारी हेल्थ मेंटेन है. Hence mind and mental state can affect our health. Of course health is affected by दूसरे reasons भी है. Genetic disorders. Genetic disorders क्या है? तो वो deficiency in which a child is born and deficiencies, defects which the child inherits from parents from birth. जीन्स में कोई प्रॉब्लम होना, जीन्स में इशू होना, उसे हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहते हैं. इन्फेक्शंस की वजह से हेल्थ खराब हो सकती है एंड ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल की वजह से खराब हो सकती है. तो ऊपर एनसीईआरटी क्या कह रही है? माइंड एंड मेंटल हेल्थ, ये दोनों हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं. मेंटल स्टेट एंड माइंड. इसके अलावा और 3 चीजें, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस एंड लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल में क्या क्या इंक्लूड होता है? फूड एंड वाटर जो हम इंटेक करते हैं, हम कितना रेस्ट ले रहे हैं, हम कितनी एक्सरसाइज दे रहे हैं हमारी बॉडी को, जो हमारी हैबिट्स है या जो हमारी हैबिट्स लैकिंग है, अच्छी वाली हैबिट्स एंड बुरी वाली हैबिट्स जो हमारे पास है, ये सारी चीजें भी अफेक्ट कर सकती है हमारी हेल्थ को. The term health is very frequently used by everybody. How do we define it? Health does not simply means absence of disease. Disease नहीं है मतलब आप healthy हो, ऐसा नहीं होता है. या physical fitness नहीं है इसीलिए आप healthy नहीं हो, ऐसा नहीं होता है.
इट कुड बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ कंप्लीट, 4 चीजें इन्वॉल्व है बेटा, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यहां 3 चीजें दी गई है। एंड अलॉन्ग विद दैट हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर जो है वो इमोशनल एस्पेक्ट को भी इंक्लूड करता है। सो अकॉर्डिंग टू WHO देयर आर 4 थिंग्स विच आर इन्वॉल्व, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल, बट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में बस यहाँ 3 चीजें दी गई है। when people are healthy, they are more efficient at work, of course. This increases productivity and brings economic prosperity. Obvious है, अगर कोई जॉब पे जा रहा है वो हेल्दी होगा तो उसका आउटकम बहुत अच्छे से होगा, और उसका आउटकम अच्छे से होगा तो उसका प्रेजेंट इकोनॉमिक टर्म्स में भी अच्छे से होगा। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज लॉन्गेटिविटी ऑफ पीपल, अगर आप हेल्दी है तो आपका लाइफ स्पैन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। एंड रिड्यूसेस इन्फेंट एंड मेटरनल मोर्टालिटी, छोटे बच्चे की डेथ हो जाना या माँ प्रेग्नेंट लेडी व्हेन शी वाज डिलीवरिंग द बेबी तब उसकी डेथ होना, ये चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं अगर आप हेल्दी है तो। बैलेंस डाइट एक चीज, पर्सनल हाइजीन दूसरी चीज, एंड रेगुलर एक्सरसाइज तीसरी चीज। दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। सो बैलेंस डाइट अगर होगा तो अच्छा खाना आप खाएंगे, हाइजीन मेंटेन करेंगे, क्लीनलीनेस मेंटेन करेंगे, सैनिटेशन मेंटेन रखेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज देंगे बॉडी को, तो आपकी हेल्थ गुड रहेगी। योगा हैज बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम इमोरियल टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। योगा इंडियन सिस्टम में योगा को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। योगा से आपके माइंड क्या मेडिटेशन भी होता है, एज वेल एज आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी आपकी फिट भी रहती है। अवेयरनेस अबाउट डिजीजेज एंड द इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस, वैक्सीनेशंस जो कि इम्यूनाइजेशन है अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स जो डिजीज फैलाते हैं, एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्सेज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ। ये पूरा का पूरा बॉक्स क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्या जरूरी है, नेसेसरी है टू अचीव गुड हेल्थ। सो ऑल द थिंग्स विल गेट इंक्लूडेड। When functioning of one or more organs or systems of the body is adversely affected, एक हाथ ऑर्गन खराब हो रहा है या एक हाथ से ज़्यादा या पूरा ऑर्गन सिस्टम में ही इशू है, या इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, कुछ साइंस दिखती है, एक पेशेंट को पता चलेगा कि मुझ में कुछ तो इशू हो रहा है, या उसको कुछ सिम्टम्स आएंगे, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है, रैशेस दिख सकते हैं, कोई तो सिम्टम दिखेगा, we say that we are not healthy. In that case we can say कि हम healthy नहीं हैं, that is हमें कोई तो disease है। अब ये diseases को हमने broadly classify किया है। So this diseases can be broadly classified into infectious and non-infectious. Infectious and non-infectious diseases जो easily transmit होती है from one person to another, उसे हम infectious disease कहते हैं, जो फैलती है basically, those are called as infectious, और जो फैलती नहीं है those are called as non-infectious disease. Infectious diseases are very common and every one of us suffer from this at some time or other. Obviously अगर वो फैलनी है तो आप तो सोशली वेलबींग हो, आप कोई ना कोई इंसान से कभी ना कभी हमेशा मिलते ही रहोगे, एंड ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आप उस इंसान के कांटेक्ट में भी आओगे जो डिजीज्ड है, तो आप उसके कांटेक्ट में आओगे तो वाया एयर, वाया फूड, वाया कंटामिनेटेड एरिया वो डिजीज हम तक फैल सकती है, और वो इन्फेक्शियस डिजीज हमें लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो हमेशा होगी ही होगी। ये ज़्यादा कॉमन है कंपेयर टू नॉन इन्फेक्शियस। सो दिस आर मोर कॉमन, दिस आर लेस कॉमन। We'll quickly write over here more common and less common. Some of the infectious disease like AIDS are fatal. So fatal disease मतलब deadly disease, lethal disease. Among non-infectious disease, cancer is major cause of death. कैंसर आप लोगों ने बेटा सुना होगा, कैंसर तो फैलता है, जैसे ट्यूमर होता है, मेटास्टेसिस उसको कहा जाता है, बट कैंसर जो है वो विद इन दैट पेशेंट ही फैलता है, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जाता है, हेंस इट इज अंडर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली, इसीलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक भी हम डिटेल में आगे जाके देखने वाले हैं। अब ये इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है उसमें इन्फेक्शियस में भी 2 प्रकार की कैटेगरीज है, नॉन कंटैजियस एंड अनदर इज कंटैजियस। नॉन कंटैजियस मतलब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से नहीं होना, वाया वी कैन जस्ट राइट डाउन हियर
किस किस रीजन से ये फैलता है? इट कैन बी ड्यू टू फूड एंड वाटर बॉर्न, it could be airborne, it could be vector borne, it could be fomite borne. fomite borne मतलब कोई तो ऑब्जेक्ट की वजह से. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मुझे छींक आ रही है और मैंने मेरे हाथ में हैंकरचिफ रखा है जिससे मैं मेरा नाक पोंछ रही हूँ. सेम हैंकरचिफ अगर कोई इंसान और यूज कर रहा है, सो उस ऑब्जेक्ट की वजह से डिजीज फैली, दैट इज कॉल्ड एज फोमाइट बॉर्न. एंड कंटेजियस की कैटेगरी में आता है, वी कैन हियर राइट एड ऑन एरोसोल ऑल्सो. एरोसोल मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर, उसकी वजह से कोई डिजीज फैलना. कंटेजियस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट होना जरूरी है. यहां आप देखो पेशेंट से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट है. कोई ना कोई मीडियम आया है बीच में नॉन कंटेजियस में, जबकि कंटेजियस में डायरेक्ट इंसान कॉन्टैक्ट में आएगा और उसकी वजह से वो डिजीज अगर हम तक फैल रही है, देन इट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शियस. इन्फेक्शियस की कैटेगरी में भी उसे हम कहेंगे कंटेजियस. कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन अब हम आगे जाके देखेंगे. सो यहाँ एनसीईआरटी बेटा इन्फेक्शियस में एग्जाम्पल में क्या दे रही है? एग्जाम्पल के तौर पे दे रही है एड्स, जबकि नॉन इन्फेक्शियस में क्या दे रही है एग्जाम्पल? कैंसर. और एनसीईआरटी क्या कह रही है? ये दोनों के दोनों एड्स एंड कैंसर दोनों लिथल है, दोनों डेडली डिजीज है. अब इनके अलावा हम कुछ और डिजीजेस देखेंगे. सम अदर कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस. अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजुआ, हेलमिन्ट्स एंड एक्सेट्रा. सो मेजर तो ये मेंशन किए ही एनसीईआरटी ने कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मैन के अंदर डिजीज कॉज करवा सकते हैं. उनमें से बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलमिन्ट्स तो है ही, बट इनके अलावा और भी काफी हो सकते हैं, इसीलिए एक्सेट्रा बोल दिया गया है. सच डिजीजेस कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं. सो ऑल दिस 5 ऑर्गेनिजम्स जो हम लिखे हैं ये सारे के सारे पैथोजेंस है बिकॉज दे कैन कॉज डिजीज इन मैन. मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम. सो जो पैरासाइटिक फॉर्म में रहता है, आई एम श्योर सभी को पता होगा पैरासाइट का मतलब क्या होता है. पैरासाइट मतलब वो एक ऑर्गेनिज्म है जो होस्ट पे डिपेंडेंट है और ये होस्ट के साथ साथ वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है. अब ये होस्ट के अंदर रहेगा तो उसे हम एंडोपैरासाइट कहेंगे, और इस होस्ट के ऊपर रहेगा ऑन तो उसे हम एक्टोपैरासाइट कहेंगे. सो ऑन के यहाँ आप लिख लो एक्टो, इन के यहाँ आप लिख लो एंडो. सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स विच लिव इन द होस्ट और ऑन द होस्ट एंड इट विल कॉज हार्म टू द होस्ट, बट इसको बेनिफिट मिलेगा जबकि होस्ट को हार्मनेस पहुंचेगी. सो पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप भी कहा जाता है पैरासाइटिज्म को. पॉजिटिव इज पैरासाइट and negative is the host. The pathogens can enter our body by various means. बहुत अलग अलग प्रकार है बॉडी में एंटर करने के, कोई भी मीन से वो एंटर कर जाएंगे. उसके बाद वो मल्टीप्लाई करेंगे, अपना रिप्रोडक्शन करके अपना पॉपुलेशन बढ़ाएंगे एंड फिर इंटरफियर करेंगे हमारे नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज के साथ, जिससे मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज होगा हमारी बॉडी को. सो व्हाट आर दिस पैथोजन डूइंग? They are first of all entering by various means, then they are multiplying and then they are interfering, जिससे morphological and functional damage होगा body को. Pathogens को adapt करना होता है to life within the environment of the host. Host का जैसा भी environment होगा वैसे pathogen को adapt करना होगा. इसीलिए काफी बार ऐसा कहा जाता है कि इनका relationship co-evolution को भी follow करता है. Co-evolution का मतलब ये होता है that अगर host evolve कर रहा है तो इस पैथोजन को भी साथ ही साथ इवॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज पैथोजन इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द होस्ट. अब होस्ट ने इवॉल्व किया तो पैथोजन भी इवॉल्व कर जाएगा. फॉर एग्जाम्पल द पैथोजेंस दैट एंटर द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो pH. वी शुड नो अप्रॉक्स 1.8 pH होता है स्टमक का, दैट इज हाईली एसिडिक, दैट इज लो pH, इन रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स. अगर किसी को स्टमक में रहना है तो एडजस्ट करना पड़ेगा, अडाप्ट करना पड़ेगा एसिडिक एनवायरनमेंट को, साथ ही साथ
स्टमक के बहुत सारे एंजाइम्स है, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, वो उन पैथोजन को ही डाइजेस्ट ना कर ले, वो खुद पैरासाइट को ही डाइजेस्ट ना कर ले, उससे उनको बचने के लिए भी काफी सारी चीजें अडेप्ट करनी पड़ती है. A few representative members from different groups of pathogenic organisms are discussed here along with the disease caused by them. आगे जाके हम ये पढ़ेंगे डिटेल में. Preventive and control measures against these diseases in general are also briefly described. Let's see all of them. So यहाँ एग्जाम्पल लिया है Salmonella typhi. ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरियम है. It is a bacteria which is pathogenic in nature because it can cause disease. जिससे होता है डिजीज टाइफॉइड फीवर इन ह्यूमन बींग्स. दिस पैथोजेंस जनरली एंटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ एंटर करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑप्शंस में लार्ज इंटेस्टाइन भी दिया जाएगा एंड विल गेट कंफ्यूज्ड ओवर देयर कि एग्जैक्टली स्मॉल को करता था अटैक या लार्ज को, क्योंकि आगे जाके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां वो ऑर्गेनिज्म लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है. सो हियर इट विल एंटर स्मॉल इंटेस्टाइन. ऑफ कोर्स स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने के लिए उसको माउथ, ईसोफेगस, स्टमक यहाँ से एंट्री करनी पड़ेगी. माउथ के थ्रू ही वो इंटेस्टाइन तक पहुंच सकता है और माउथ के थ्रू क्या चीज जाती है अलॉन्ग विद दैट, वो पैथोजन भी जा पाएगा. इट इज क्वाइट ऑब्वियस, फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड विद देम. ऐसा कोई खाना खा लिया, ऐसा कोई पानी पी लिया जिसके अंदर कंटामिनेशन है साल्मोनेला टाइफी का, इसकी वजह से साल्मोनेला टाइफी का ट्रैक टू रीच आर स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत आसान हो जाएगा, जिससे वो आसानी से पहुंच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड देन वो माइग्रेट करेगा टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ बोर करके, पोर्स क्रिएट करके, वो हमारे ब्लड वेसल्स में एंटर करके कुछ अलग ऑर्गन्स के पास भी माइग्रेट कर सकता है. इससे सस्टेन्ड हाई फीवर रहता है 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस. इसी को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके पूछ सकते हैं, या ऑप्शन में 39 टू 40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दिया जाएगा, वो गलत होगा ऑप्शन. वी हैव टू आइडेंटिफाई अ प्रॉपर ऑप्शन विद सेल्सियस. हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस. सो ये अच्छा खासा 2 to 3 डिग्री राइज टेम्परेचर है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. वीकनेस आएगा, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक होगा एंड भूख बिल्कुल नहीं लगेगी. ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है इस पर्टिकुलर डिजीज के, जो कि है टाइफॉइड फीवर. इंटेस्टिनल परफोरेशंस भी होंगे एंड डेथ में अकर इन सीवियर केसेस. तो अब तक बेटा यहाँ पे एक टेबल बना लो डेडली डिजीजेस के नाम. पहले ही हम देख चुके हैं एड्स, कैंसर एंड यहाँ मैं टाइफॉइड भी ऐड ऑन कर दूंगी बिकॉज यहाँ एनसीईआरटी बिल्कुल बोल रही है. सीवियर केसेस शायद तो ब्रैकेट में लिख लो, बट एनसीईआरटी बिल्कुल कह रही है कि डेथ हो सकती है. इंटेस्टिनल परफोरेशन का मतलब है वो इंटेस्टाइन में पोर करके, म्यूकोजा लेयर को पोर करके, सब म्यूकोजा लेयर के अंदर पोर क्रिएट करके फाइनली ब्लड वेसल में एंटर करता है, तब जाके वो दूसरे ऑर्गन्स तक पहुंच पाता है. हेंस पोर्स अगर बहुत हद से ज्यादा हो गए तो डेडली भी मानी जा सकती है ये डिजीज. टाइफॉइड फीवर जो है वो हम कंफर्म करते हैं बाय वन टेस्ट कॉल्ड एज वाइल्डर टेस्ट. एनसीईआरटी खुद इसको बोल्ड में लिख रही है. दिस शोज कि कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अ क्लासिक केस इन मेडिसिन दैट ऑफ मैरी मेलन, निकनेम उसका टाइफॉइड मैरी रखा गया था, इज वर्थ मेंशनिंग हियर. शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन एंड वॉज अ टाइफॉइड कैरियर who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. वो खुद शेफ होने के कारण, and we all know that ये डिजीज फैलती ही है फूड एंड वाटर की वजह से, कंटामिनेटेड बाय द टाइफॉइड बैक्टीरिया. सो ये खुद शेफ होने के कारण वो ही खुद खाना बना रही होगी एंड वो खुद सफरर थी, टाइफॉइड की कैरियर थी, तो उसने उसके काफ़ी सारे कस्टमर्स को भी टाइफॉइड एज गिफ्ट भी दिया. वी कैन से दैट ये क्लासिक केस माना जाता है मेडिसिन फील्ड में. नेक्स्ट इज बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. दो बैक्टीरिया स्पेसिफाइड है यहाँ, मेंशन्ड है यहाँ, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे. These are responsible for disease pneumonia in humans which infects the alveoli, जो कि एयर फिल्ड सैक है लंग्स के अंदर. किसको अटैक कर रहा है वो? एल्वियोलाई को. सिंस एल्वियोलाई लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है, हेंस इस डिजीज को भी हम इट अफेक्ट्स लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कहते हैं एंड दिस डिजीज इज कॉल्ड एज लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिंड्रोम बिकॉज इट इज अटैकिंग एल्वियोलाई. एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन एल्वियोलाई जो है उसके अंदर फिल हो जाता है फ्लूइड. अब ये फ्लूइड क्या है?
लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। ऑब्वियस है बेटा, एल्वियोलाई के अंदर वी ऑल नो दैट वहीं पे गैस एक्सचेंज होता है, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वहीं से बनती है, पर वहीं पे अगर एक फ्लूइड आ जाता है तो वहां पे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तो नहीं रही, तो गैस एक्सचेंज होगा कैसे? गैस एक्सचेंज अगर होगा नहीं, जैसे लेट्स से मैं यहाँ एल्वियोलाई दिखा रही हूँ, यहाँ ब्लड वेसल्स होगी नीचे, यहाँ गैस एक्सचेंज होता है, बट लेट्स से इस एल्वियोलाई में अब यहाँ फ्लूइड भर चुका है और यहाँ ब्लड वेसल है, ये गैस एक्सचेंज अच्छे से प्रॉपरली हो ही नहीं पाएगा बिकॉज वहाँ फ्लूइड ने जगह ले ली है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड्स फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक। ये 4 इंपॉर्टेंट फीवर्स हैं। इसके अलावा सीवियर केसेस में लिप्स एंड फिंगर नेल्स ग्रेइश टू ब्लूइश भी टर्न हो सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। क्यों? तो बेटा यहाँ गैस एक्सचेंज हुआ ही नहीं तो O2 यहाँ जा ही नहीं पाया, O2 गया ही नहीं तो O2 सेल्स को नहीं पहुंचा, O2 सेल्स को नहीं पहुंचा तो पूरा बॉडी का ब्लड अप्रॉक्स देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा डीऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमतरता हो जाती है एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपीयर्स ब्लूइश और ग्रेइश, हेंस लिप्स एंड फिंगर नेल्स भी ब्लूइश ग्रेइश टर्न हो जाते हैं। A healthy person acquires infection by inhaling the droplets or aerosols released by an infected person or even by sharing glasses and utensils with an infected person. So we can see ये किससे ट्रांसमिट हुआ है? ट्रांसमिशन है जो उसका ये एरोसोल है, एरोसोल एज वेल एज इट इज फोमाइड बॉर्न। आपने ऑब्जर्व किया होगा ये ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्पेसिफिकेशन है। ऑब्जेक्ट्स जैसे शेयर ग्लासेस या यूटेंसिल्स, ये शेयरिंग करने की वजह से फोमाइड बॉर्न हो जाता है एंड एरोसोल्स तो एनसीईआरटी खुद मेंशन कर रही है। डिसेंट्री, प्लैग, डिप्थेरिया एक्सेट्रा आर सम ऑफ अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। सो यहाँ पर क्या बोला गया है बेटा? यह एनसीईआरटी बैक्टीरियल डिजीज टोटल 5 डिस्कस करी है, जिसमें से 2 डिटेल में डिस्कस की है और 3 बस नाम स्पेसिफाइड है। तो ये 5 बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी है? एक तो है टाइफॉइड, दूसरा है निमोनिया, ये 2 डिटेल में डिस्कस किया है एंड रेस्ट 3 डिसेंट्री, प्लैग एंड डिप्थेरिया, इनके बस नाम स्पेसिफाइड है, साथ में एक्सेट्रा भी बोल दिया गया है। नेक्स्ट विल मूव ऑन टू द वायरल डिजीजेस। ये जो वायरसेस है, मेनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन बींग्स। Rhinoviruses represent one such group of viruses which cause one of the most infectious human ailments, जो कि है दी कॉमन कोल्ड। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, इसीलिए इसको कॉमन कोल्ड कहा जाता है। हाईली इन्फेक्शियस है ये। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। सो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि ये अपर रेस्पिरेटरी पैसेज इशू है, जबकि निमोनिया वॉज लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज बिकॉज उसमें प्रॉपर एल्वियोलाई में ही इशू हो रहा था, जबकि यहाँ तो नोज जो कि अपर रेस्पिरेटरी है एंड रेस्पिरेटरी पैसेज कंडक्टिंग पाथवे जिसको हम कहते हैं वो वाला है, लंग्स को अफेक्ट नहीं हो रहा है। एंड वी ऑल नो दैट प्राइमरी ब्रोंकाई ऑनवर्ड्स जो भी स्ट्रक्चर है वो लंग्स कंप्राइज करते हैं। सो वहाँ से डेफिनेटली लंग्स के अंदर गया ही नहीं है, ये रेस्पिरेटरी पैसेज का इशू है। द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सॉर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस एक्सेट्रा, ये सारे उसके सिम्टम्स रहेंगे एंड विच यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days। सो वायरल फीवर जो है, जो यहाँ पे कॉमन कोल्ड है, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 to 7 days तक हमारे बॉडी में रहता है। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। सो लेट्स से अगर मैं सफ़र कर रही हूँ कॉमन कोल्ड से, आई एम स्नीजिंग, अब मेरी स्नीज के साथ साथ कुछ एरोसॉल, एयर ड्रॉपलेट्स भी बाहर आए, वाटर ड्रॉपलेट्स भी बाहर आए। सो ये अगर सामने वाला इंसान इनहेल कर रहा है डायरेक्टली या इसको ट्रांसमिट किया जा रहा है थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, मतलब अगेन फोमाइड बॉर्न, इज सच एज पेन, बुक्स, कप्स, डोरनॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस एक्सेट्रा, ये सारे के सारे फोमाइड बॉर्न की वजह से भी डिजीज फैल सकती है एंड इट कैन कॉज इन्फेक्शन। सो नाउ द नेक्स्ट इज प्रोटोजोअल डिजीजेस। हम लोग अब तक बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस देख चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द प्रोटोजोअल डिजीज। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन्स टू। यू माइट हैव हर्ड अबाउट मलेरिया। आई एम श्योर मलेरिया के बारे में सभी ने सुना होगा। अ डिजीज मैन हैज बिन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स। प्लाज्मोडियम जो है, जो कि एक टाइप का प्रोटोजुआ है, अ टाइनी प्रोटोजुआ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। डिफरेंट स्पीशीज है प्लाज्मोडियम की, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपरम
एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्लाज्मोडियम के स्पीशीज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। सो वाइवैक्स से एक प्रकार का मलेरिया होगा, तो मलेरिया से दूसरे प्रकार का मलेरिया, फैल्सिपरम से और अलग प्रकार का मलेरिया होगा। ऐसे अलग अलग स्पीशीज अलग अलग प्रकार के मलेरिया कॉज करते हैं। ऑफ दिस मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट जो होता है वो सबसे खतरनाक, सबसे डेडली मलेरिया माना जाता है, विच इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम। तो ये जो फैल्सिपरम है ये सबसे खतरनाक वाला मलेरिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फेटल। तो यहाँ ऊपर हम लोगों ने फेटल डिजीजेस, डेडली डिजीजेस की लिस्ट बनाई थी, यहाँ ऐड कर देते हैं हम फैल्सिपरम की वजह से जो मलेरिया होगा वो भी यहाँ पे डेडली माना जाता है, राइट। नेक्स्ट मूविंग, लेट अस टेक अ ग्लांस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जो आगे जाके फिगर में दिया है। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड्स। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले वो फिगर देख लेते हैं एंड देन विल कम बैक टू द थ्योरी। कम डाउन टू दिस फिगर। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो लाइन है दिस इज बाइफिकेटिंग, कि यहाँ ये सब कुछ मस्कीटो के होस्ट में, मस्कीटो इज एज अ होस्ट जहाँ प्लाज्मोडियम सर्वाइव कर रहा है, एंड नाउ प्लाज्मोडियम इज सर्वाइविंग इन ह्यूमन एज होस्ट। सो यहाँ वी कैन सी दैट ये स्पोरोजोइड्स है, वी कैन से ये स्पोरोजोइड्स प्लाज्मोडियम के बच्चे हैं। ये जो है मेच्योर इन्फेक्टिव स्टेजेस जो कि स्पोरोजोइड्स है, एस्केप फ्रॉम गट, किसकी गट, मस्कीटो की गट, एंड माइग्रेट टू द मस्कीटो सलाइवरी ग्लैंड्स। तो मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट थे ये स्पोरोजोइड्स। अब ये मस्कीटो ने जब इस इंसान को बाइट किया, वी कैन सी हियर, तब ऑफ कोर्स वो जब ब्लड सक करेगा उसकी सलाइवा भी तो हमारे ब्लड के साथ मिक्स होगी, और उसकी सलाइवा में तो ये स्पोरोजोइड्स थे, ये वाले एंटर कर गए ह्यूमन में। सो व्हेन द मस्कीटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, स्पोरोजोइड्स आर इंजेक्टेड विद बाइट। ठीक है, यहाँ आ चुके हैं। अब ये स्पोरोजोइड्स गए हैं लीवर में, दिस इज लीवर। पैरासाइट्स जो कि स्पोरोजोइड्स है रीच द लीवर थ्रू ब्लड। अब क्यों लीवर में पहुंचे, बिकॉज ब्लड में बेटा बहुत सारे WBCs है, बहुत सारा हमारा इम्यून सिस्टम है जो फाइट कर सकता है, एंड अभी तो इनका क्वांटिटी कितना कम है, ये बेचारे मर जाएंगे, हमारे WBC से फाइट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या चाहते हैं, सेफर साइड चले जाए। सेफ जगह है लीवर, क्योंकि वहाँ न्यूट्रिशन रिच ब्लड आता है, उनको काफ़ी सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। और देखो ये कितना अच्छे से डिवाइड कर लिए, अपना मल्टीप्लिकेशन कर लिए रिप्रोडक्शन करके। द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस असेक्सुअली, वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन के अंदर कैसा रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है लीवर सेल्स में। लेकिन अब जैसे यहाँ वी कैन सी कि ये कुछ एंटर किए लीवर सेल में, ये मल्टीप्लाई किए मल्टीपल फिजन की मदद से और मल्टीप्लाई किए, लेकिन अब लीवर सेल में जगह ही नहीं थी तो लीवर सेल फट गया। फटने के कारण ये जो बाहर आए ये पैरासाइट्स अब एंटर करेंगे ये हमारे RBC में, विच मीन्स अब वो वापस ब्लड में जा रहे। तो ब्लड में कैसे जा रहे बेटा, हिम्मत कैसे आई, वहाँ वापस WBC तो आएंगे ही ना। तो बेटा हिम्मत इसीलिए आई बिकॉज वो अब उनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब वो हमारे WBC के साथ फाइट बैक कर सकते हैं। अब तक वो WBC से डरते थे क्योंकि उनका क्वांटिटी बहुत कम था, लेकिन उन्होंने इतना लीवर में मल्टीप्लाई किया, इतना मल्टीप्लाई किया कि अब क्वांटिटी, पॉपुलेशन उनका बढ़ चुका है। नाउ दे कैन गो बैक अगेन इनटू द ब्लड एंड वहाँ जाके RBC में एंटर कर सकते हैं। यहाँ वी कैन सी एक से वापस मल्टीपल बने, मल्टीपल से इतने मल्टीपल बने कि RBC भी बर्स्ट आउट हो चुका है। पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस असेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल। सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में कहाँ कहाँ हो रहा है, लीवर सेल में एंड RBC में हो रहा है, bursting the red blood cells and causing cycles of fever and other symptoms. Released parasites infect new red blood cells. नए RBC को इस तरह से अटैक करते जाएंगे। So we can see here arrow, ये सर्कुलर साइकिल में चल रहा है, कंटिन्यूसली इस तरह से चलता रहेगा। Now this is important that जब RBC ब्रेक होता है तब हीमोग्लोबिन भी ब्रेक होता है, तब एक हीमोजोइन नाम का सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि डिग्रेडेड पार्ट है हीमोग्लोबिन का, एंड दिस हीमोजोइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिम्टम्स एंड फीवर। इसीलिए कहा जाता है कि मलेरिया में हर 3 दिन में अगर फीवर आ रहा है तो 3 दिन क्यों, बिकॉज ये साइकिल 3 दिनों तक चली। सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, RBC में जो साइकिल चलती है वो डिसाइड करता है सिम्टम्स कितनी फ्रिक्वेंटली दिखेंगे।
साथ ही साथ ये कुछ गैमेटोसाइट्स बना लेता है। गैमेट्स नहीं बेटा, गैमेटोसाइट मतलब गैमेट्स बनाने वाले सेल्स। ये फीमेल एंड मेल सेक्सुअल स्टेजेस आरबीसी में ही डेवलप होते हैं, तो आरबीसी जब फटता है उसके साथ ये सेक्सुअल स्टेजेस भी बाहर आते हैं। बट फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है ह्यूमन होस्ट में बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर सूटेबल नहीं होता है फॉर फर्टिलाइजेशन। बट लेट्स से एक मस्कीटो ने बाइट किया इस वाले पर्सन को, तो उसके साथ ये गैमेटोसाइट्स भी तो एंटर हो गए मस्कीटो में, एंड ये ब्लड के साथ आएंगे, और ब्लड कहाँ जाएगा, उसके पेट में जाएगा, तो इवन गैमेटोसाइट्स उसके पेट में जाएंगे। फीमेल मस्कीटो टेक्स अप गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील। नाउ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द मस्कीटो गट। सो मस्कीटो के अंदर क्या हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है। कहाँ, उसके गट में हुआ है, जबकि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में कहाँ हुआ था, लीवर एंड आरबीसी में हुआ था। सो फाइनली ये अब क्या करेगा, जाइगोट बन के हम यहाँ एड ऑन कर लेते हैं एक्स्ट्रा चीजें, ऊकाइनेट बना लेगा। ऊकाइनेट इज अ मोटाइल जाइगोट जो गट को तोड़ के बोर करके बाहर आ जाएगा, एंड देन एक बार मियोसिस करने के बाद माइटोसिस चालू कर देगा, सो दैट ये एन एन करके 2n जो बना था, ये 2n का वापस मियोसिस की वजह से n हो जाएगा, एंड देन माइटोसिस से n ही रहेगा। तो ऑल द स्पोरोजोइड्स आर एक्चुअली हैप्लॉइड, n ही होते हैं, एंड देन माइटोसिस से ये वापस मल्टीपल फिजन करता है, एंड इस मल्टीपल फिजन से ये स्पोरोजोइड सारे बन जाते हैं जो एस्केप कर जाएंगे गट से एंड माइग्रेट करेंगे वापस सलाइवरी ग्लैंड में। सो मस्कीटो में सेक्सुअल मोड भी हुआ एंड असेक्सुअल मोड भी हुआ, whereas ह्यूमन में सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। आई होप एंटायर मलेरियल साइकिल इज क्लियर टू एवरीवन। क्विकली अब इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। स्पोरोजोइड जो है वो इन्फेक्शियस फॉर्म है, बिकॉज इसी फॉर्म में वो हमारे बॉडी में एंटर करता है। कैसे आया हमारे बॉडी के अंदर, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। एग्जाम में मेल एनोफिलिस मस्कीटो दे दिया जाएगा, गलत हो जाएगा, मेक श्योर टू रीड इट वेरी केयरफुली। द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई करते हैं विद इन लिवर सेल्स, एंड देन दे अटैक द रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। रप्चर ऑफ आरबीसी एसोसिएटेड होता है रिलीज ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस जिसका नाम है हीमोजोइन, एंड ये हीमोजोइन रिस्पॉन्सिबल है फॉर चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। अब 3 days में होगा या 4 days में होगा, दिस डिपेंड्स ऑन द एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, आरबीसी की साइकिल पे वो डिपेंडेंट है। जब एक फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो बाइट करता है इन्फेक्टेड पर्सन को, तो ये पैरासाइट मस्कीटो में एंटर कर जाते हैं एंड फर्दर डेवलपमेंट होता है। पैरासाइट मल्टीप्लाई करेगा विद इन देम टू फॉर्म स्पोरोजोइड्स दैट आर स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड्स। These mosquitoes bite a human. The sporozoids are introduced into his or her body, thereby initiating the events mentioned above. पूरी साइकिल रिपीट हो जाएगी एक न्यू पर्सन में। It is interesting to note that malarial parasite requires 2 hosts. उसको 2 host लगे, hence malarial parasite is called as digenetic. Digenetic मतलब उसको 2 host की requirement है to complete its life cycle. पहला होस्ट है ह्यूमन, दूसरा होस्ट है मस्कीटो। कौन सा मस्कीटो, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो। To complete its life cycle, the female Anopheles mosquito is the vector that is transmitting agent 2. Transmitting agent मतलब इसी की मदद से, इसी की वजह से स्पोरोजोइड्स हमारी बॉडी में एंटर किए, इसलिए उसको हम वेक्टर भी कहते हैं, उसको ट्रांसमिटिंग एजेंट भी कहते हैं। आई होप सभी को मलेरिया ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मेक श्योर टू रीड इट अगेन, टेक 5 minutes ब्रेक, एक बार दिमाग में रिवाइज कर लो वापस, चाहो तो एक बार वापस सुन लो एंड देन कम बैक टू द वीडियो। ओके, सो द नेक्स्ट इज अगेन दूसरा एग्जांपल प्रोटोजुआ का, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजुअन पैरासाइट है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। सी नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज देयर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, व्हाट इज देयर इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच कॉज अमीबियासिस। इसी को हम अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। Symptoms of this disease include constipation, abdominal pain, cramps, stool with excess mucus and blood clots. अब सभी के सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट सिम्टम्स दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा ये पर्टिकुलरली कौन से डिजीज के सिम्टम्स है। सो याद रख लो सारे सिम्टम्स। हाउस फ्लाई एक्ट एज अ
mechanical carrier and serve to transmit the parasite from feces of infected person to food and food products, thereby contaminating them. अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड दैट इज मैकेनिकल कैरियर. मैकेनिकल कैरियर का बेटा मतलब समझ लो. एक तो हमने वर्ड समझा है वेक्टर. फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो को हमने वेक्टर बोला क्योंकि उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट एंटर कर रहा था. पैरासाइट वॉज इनसाइड बॉडी. वेयर इज मैकेनिकल कैरियर के टर्म्स में, मैकेनिकल कैरियर के टर्म में वी कैन से पैरासाइट इज ऑन द बॉडी, इज ऑन द बॉडी. इसका मतलब समझ लो क्या है. लेट्स से किसी का कंटामिनेटेड फूड है. लेट्स से यहाँ प्लेट में फूड रखा है जो ऑलरेडी कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका. और यहाँ एक दूसरी प्लेट है जिसमें भी अगेन फूड रखा गया है जो एक नॉर्मल फूड है, कंटामिनेटेड नहीं है. अब यहाँ एक फ्लाई आई, हाउस फ्लाई, वो इस खाने पे बस बैठी है तो उसके पाँव के ऊपर थोड़ा खाना चिपक गया होगा. उस खाने के अंदर कंटामिनेटेड एंटमीबा हिस्टोलिटिका था. अब ये फ्लाई उड़ उड़ के इस प्लेट पे आई और इस प्लेट पे बैठ गई. अब इस प्लेट पे बैठी तो उसके पाँव पे जो चिपके हुए एंटमीबा हिस्टोलिटिका थे वो इस वाले फूड में ट्रांसफर हो गए. अब ये फूड बन चुका है कंटामिनेटेड, राइट. सो इसमें क्या हुआ, फ्लाई के बॉडी के अंदर एंटमीबा हिस्टोलिटिका एंटर नहीं किया, फ्लाई के बॉडी के ऊपर चिपका रहा और एक जगह से दूसरी जगह वो बस ट्रांसमिट हो गया एंड कंटामिनेशन फैल गया. इसे हम कहते हैं मैकेनिकल कैरियर. सो फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स पे आएगा एंड कंटामिनेट कर देगा. Drinking water and food contaminated by fecal matter are the main source of infection. So इसका ट्रांसमिशन कैसे है, we can say इसका ट्रांसमिशन इज फीको ओरल रूट की वजह से है. सो फीसिस एंड आप ओरली माउथ से जो खाते हो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, उसकी वजह से मेनली स्प्रेड होता है. नेक्स्ट वी आर मूविंग टू हेलमिंथिक डिजीजेस. विद दिस वी आर डन विद प्रोटोजोअल डिजीजेस. नेक्स्ट इज हेलमिंथिक डिजीजेस जो कि राउंड वॉर्म्स होते हैं, ये उन्हें हम एस्केलमिंथिस भी कहते हैं. एस्कैरिस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म फर्स्ट टाइम इन्हीं में दिखा था. मेल एंड फीमेल मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट थे. फीमेल्स जो थी वो लॉन्ग थी विथ स्ट्रेट टेल एंड मेल्स जो थे वो शॉर्ट थे विथ कर्व्ड टेल. इफ यू रिमेंबर रिवाइज्ड एनिमल किंगडम, the common roundworm and Wuchereria, the filarial worm, are some of the helminths which are known to be pathogenic to man. एस्कैरिस जो है वो इंटेस्टिनल पैरासाइट है जिसे एस्कैरियासिस होता है. सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो. अब तक चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन हो चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो, इंटेस्टाइन के अंदर रहने वाले कौन कौन से हैं. तो एक तो एस्कैरिस दिख ही रहा है हमें. अभी दूसरा हम ऊपर पढ़े थे एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा स्पेलिंग रॉन्ग, एंड amoeba, what's the spelling? And amoeba histolytica, and the third was under bacterial disease. If you remember guys, ऊपर आओ, recheck करो एक बार quickly. So could you see this? साल्मोनेला टाइफी जो टाइफॉइड कॉज करवाता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है. सो इंटेस्टाइन में ही रह रहा है ये भी. सो यहाँ पे लिख दो साल्मोनेला टाइफी, राइट. सो अब तक हम लोग जो पढ़े इंटेस्टाइन में ऑर्गेनिजम्स रहने वाले 3 हैं. डेडली डिजीज हम लोग एक जगह पे लिख के रख चुके हैं. ये सारी चीजें याद रख लो बेटा, बॉक्स क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर. सिम्टम्स क्या है इन डिजीज के? दिस इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन होता है, फीवर, अनीमिया हो जाएगा. ऑफ कोर्स अगर ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है तो हमारा ब्लड काउंट कम होगा, ब्लड सेल का काउंट कम होने की वजह से अनीमिया होता है. एंड ब्लॉकेज भी हो सकता है इंटेस्टिनल पैसेज का. एग्स जो होते हैं पैरासाइट के वो एक्सक्रीट होते हैं अलॉन्ग विद द फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन.
जो कंटामिनेट कर देंगे सॉइल को, वाटर को, प्लांट्स को एंड बहुत सारी चीज़ों को. सो बेसिकली हमारे फीसिस के थ्रू ये बाहर जाएंगे एंड कंटामिनेशन फैलाएंगे. A healthy person acquires this infection through contaminated water, vegetables, fruits, etc. So again via feco-oral route ही ये भी ट्रांसमिट हो रहा है. सभी का ट्रांसमिशन भी साथ में याद रख लो. कौन कौन से फीको ओरल रूट से हो रहे, कौन कौन से वेक्टर बॉर्न की वजह से है, कौन कौन से एरोसॉल की वजह से है. मेनली ये 3 ही हम अब तक डिस्कस किए हैं. सो मेक श्योर करो ये भी आपका एक टेबल तैयार होना चाहिए ट्रांसमिशन रिलेटेड. लास्ट में हम लोग वो टेबल बना लेंगे, डोंट वरी. नेक्स्ट हेलमिंथिस इज वुशेरेरिया बेनक्रॉफ्टी एंड वुशेरेरिया मलाई. ये 2 प्रकार की स्पीशीज है जो कि एक फिलैरियल वॉर्म है. ये स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करवाता है ऑफ ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स. सो ये क्रॉनिक है. क्रॉनिक मतलब बहुत टाइम तक रहेगा एंड इसका क्योर इतना आसान नहीं है. यूजली कौन से ऑर्गन्स, लिम्फेटिक वेसल्स को ये अफेक्ट करता है ऑफ स्पेसिफिकली लोअर लिम्ब. And this disease is called as elephantiasis because here in the diagram you can see इसका पाव देखो हाथी पाव जैसा हो गया है. इस डिजीज को हिंदी में हाथी पाव ही कहा जाता है, एलिफेंट जैसा पाव. hence the disease is called as elephantiasis and this disease is caused by filarial worm, hence it is also called as filariasis. The genital organs are also often affected. Here we can see genital part is lower, attached to lower limb part, nearby groin region के पास है, इसलिए वो भी affect होते हैं, resulting in gross deformity. The pathogen are transmitted to a healthy person through bite of female mosquito vectors. तो ये female mosquito vector कौन सा होता है? This is important. You should remember it is Culex mosquito. Next we are moving to fungal diseases. Many fungi belonging to genera Microsporum 1, Trichophyton 2, तीसरा एपिडर्मोफाइटन. ऑलरेडी PYQ इस पे आ चुका है. फंगल डिजीजेस आर कॉज्ड बाय विच स्पीशीज ऑफ फंगस, विच जेनरा ऑफ फंगस. तीनों पे एक बार PYQ आ चुका है. दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग वॉर्म्स. हियर देखो आप, यहाँ देखो ये चिन वाले पार्ट में एकदम ड्राई सी स्केली सी स्किन हो गई है विथ इंटेंस इचिंग. ये बहुत ही मेजर सिम्टम है ये पर्टिकुलर डिजीज का, जिसको हम रिंग वॉर्म कहते हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन. Appearance of dry, scaly lesions on various parts of the body such as skin, nails and scalp. यहाँ हो सकता है. These are the major symptom of the disease. These lesions are accompanied by intense itching. ये जो भी dryness दिख रहा है इसके साथ बहुत ही ज़्यादा intense itching भी होती है. Heat and moisture, very important ये 2 चीज़ें. That is heat एक and moisture. इसकी वजह से fungi बहुत अच्छे से grow कर सकता है, which makes them thrive in skin folds such as those in the groin region. Groin region मतलब हमारे thigh region and genital region के बीच वाला जो region है उसको हम groin region कहते हैं. pelvic girdle वाला region, between the toes भी बहुत एरिया वो we can say skin fold वाला है और वहाँ पे heat and moist रहता है, इसीलिए वहाँ पे fungal growth easily हो सकता है. Ringworms are generally acquired from soil or by using towels, cloths or even comb of infected individuals. So here we can see ये fomite borne है, right? Fomite की वजह से ये हमको spread होता है. Maintenance of person and public. So ये पूरा paragraph क्या है? How to prevent overall the diseases discussed above. तो पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रिवेंशन के लिए एंड टू कंट्रोल मेनी इन्फेक्शियस डिजीजेस. मेजर्स फॉर पर्सनल हाइजीन में क्या होता है? तो ऑफकोर्स पर्सनल हाइजीन हम कैसे करेंगे? बॉडी क्लीन रखो भाई, और क्या. कंजम्पशन क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का करो, फूड का करो, वेजिटेबल्स फ्रूट्स अच्छे से क्लीन करके धो के उसको अच्छे से पका के खाया करो. और जो चीज़ें रॉ है जैसे फ्रूट्स है या सैलड है उनको हम पका के नहीं खाते, तो उनको अच्छे से वॉश करके प्रॉपरली वॉश करके ही उसको खाओ. पब्लिक हाइजीन में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो पब्लिक हाइजीन में प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट एंड एक्सक्रीटा का होना चाहिए. पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन वाटर रिजर्वायर्स का होना चाहिए. वाटर बॉडीज होती है उनको क्लीन रखना चाहिए. पूल्स हो गए, सेसपूल्स हो गए, टैंक्स हो गए. एंड मेक श्योर करना चाहिए टू ऑब्जर्व स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हाइजीन इन पब्लिक केटरिंग. These measures are particularly essential where the infectious agent are transmitted through food and water. So ये मेजरली किसके लिए था? जहाँ फूड एंड वाटर ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि टाइफॉइड हो गया, अमीबियासिस हो गया, एंड एस्कैरिस हो गया. सो यहाँ पे ही दे दिया है ओवरऑल समराइज्ड. वी कैन से फूड एंड
वाटर बॉर्न डिजीजेस, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, स्पेसिफाई करेंगे, इट इज टाइफॉइड एक, दूसरा अमीबियासिस, तीसरा एस्कैरिस। सो ये सारा आपको अगर याद होगा यही है जो इंटेस्टाइन में भी रहते थे, बिकॉज इंटेस्टाइन तक पहुंचने के लिए फूड एंड वाटर के थ्रू तो जाना पड़ेगा, इट्स क्वाइट ऑब्वियस, राइट। नेक्स्ट इज एयरबॉर्न डिजीजेस, यहाँ हम लिख देंगे अलग से। एयरबॉर्न डिजीजेस में एक आ गया निमोनिया एंड दूसरा आ गया कॉमन कोल्ड। सो यहाँ हम पढ़ लेते हैं, इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीजेस सच एज निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड इन एडिशन टू द अबव मेजर्स। सो ऊपर वाले जो हम पढ़े वो एयर, फूड एंड वाटर कंटामिनेशन वाले थे, बट वो सारी चीजें तो टेक केयर करनी ही है, साथ ही साथ उसके अलावा वी शुड क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और द बिलोंगिंग शुड बी ऑल्सो अवॉइडेड। मतलब बहुत ही करीब नहीं जाना उस इन्फेक्टेड पर्सन से, और उस इन्फेक्टेड पर्सन की चीजें भी इस्तेमाल नहीं करनी है, फोमाइड बॉर्न से भी दूर रहना है, राइट। एंड नेक्स्ट इज for diseases such as malaria and filariasis, so here I am writing vector borne। एक है मलेरिया, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो की वजह से हुआ, दूसरा है फिलारियासिस जो क्यूलेक्स मस्कीटो की वजह से हुआ है। दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स। ये इंसेक्ट कौन है? मस्कीटोज है, एंड वो भी मस्कीटोज कौन से? पर्टिकुलरली फीमेल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इज टू कंट्रोल और एलिमिनेट द वेक्टर्स एंड द ब्रीडिंग प्लेसेस। इंपॉर्टेंट एक तो वेक्टर्स ही हटा दो, और अगर वेक्टर्स नहीं हटाए तो वो जहां पे ब्रीड कर सकते हैं, अपना पॉपुलेशन जहां बढ़ा सकते हैं, वो प्लेसेस हटा दो। So this can be achieved by avoiding stagnation of water. We all know that mosquitoes breed in stagnant water. वो वहीं पे अपने लार्वे ले कर देते हैं, तो stagnation of water अवॉइड करना है। In and around the residential areas, रेगुलर क्लीनिंग करना है हाउस होल्ड कूलर्स का, क्योंकि कूलर्स में स्टैग्नेंट वाटर रहता है। मस्कीटो नेट्स यूज करने हैं। फिशेस जैसे गैम्बूजिया है वो इंट्रोड्यूस करनी है, बिकॉज दिस इज अ बायो कंट्रोल। ये लार्वे को खा लेती है, गैम्बूजिया फिश मस्कीटो के लार्वे को खा लेती है, तो इनको पॉन्ड्स में डाल दो सो दैट दे विल फीड ऑन मस्कीटो लार्वे। मस्कीटो लार्वे वो खा लेगी, तो मस्कीटो लार्वे से मस्कीटो बनेंगे ही नहीं। सो इस तरह से हमने वेक्टर्स का ग्रोथ रोक दिया। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, ड्रेनेज एरियाज एंड स्वैम्स एक्सेट्रा, इससे हम वेक्टर बॉर्न डिजीजेस से बच सकते हैं। इन एडिशन डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विद वायर मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ मस्कीटोज। एटलीस्ट मेरे घर में तो पूरे खिड़की हो, दरवाजा हो, हर जगह हम लोग ने नेट लगा दी है, सो दैट मस्कीटो की एंट्री हो ही नहीं सकती है। सो इस तरह से हम कर सकते हैं in order to prevent the entry of vectors into our houses. Such precautions have become more important, especially in the light of recent widespread incidences of the vector-borne. आजकल in few years vector-borne diseases बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जैसे एडिस मस्कीटो की वजह से डिजीज लाइक डेंगी, चिकनगुनिया in many parts of India. So add on कर सकते हैं vector-borne diseases में डेंगी एंड चिकनगुनिया भी specified है यहाँ पे. So I'll just write down over here dengue and chikungunya caused by Aedes aegypti mosquito, female Aedes aegypti mosquito. The advancements made in biological science have armed us to effectively deal with many infectious disease. Of course, बहुत advancement हम कर चुके हैं जिससे हम infectious disease से बच सकते हैं. The use of vaccines, very very important, and immunization programs have enabled us to completely eradicate a deadly disease जिसका नाम है smallpox. हम completely eradicate कर चुके हैं, but इसी के साथ deadly disease में हमने add कर देना है smallpox, right? So यहाँ deadly diseases सारी हमें याद होनी चाहिए एक साथ, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. इस deadly diseases के साथ हमें कौन सी अपर रेस्पिरेटरी पैसेज है या कौन सी लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज है ये भी याद रखना है. इंटेस्टाइन में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ये भी याद रखना है, चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. इसका स्क्रीनशॉट ले लो. फूड एंड वाटर कंटामिनेशन से कौन सी डिजीज होती है, एयरबॉर्न डिजीजेस कौन सी है, एंड देन वेक्टर बॉर्न डिजीजेस कौन सी है. ये सारी चीजें एक साथ
होनी चाहिए एंड लास्ट मोमेंट के रिविजन में बहुत ही यूजफुल मानी जाती है. A large number of other infectious diseases like polio, diphtheria, pneumonia and tetanus have been controlled to a large extent by the use of vaccines. बिल्कुल पोलियो का आप लोगों ने सुना ही होगा, 2 बूंद जिंदगी के. OPV, IPV दोनों प्रकार के वैक्सीनेशंस है. डिप्थेरिया DPT दैट इज डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटानस के लिए ये वैक्सीनेशन अवेलेबल है. ट्रिपल वैक्सीन भी इसको कहा जाता है. निमोनिया के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है. बायोटेक्नोलॉजी में ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं वैक्सीनेशंस, 3rd जनरेशन वैक्सीनेशन, 4th जनरेशन वैक्सीनेशन. इफ नहीं पढ़े हो, गो थ्रू माय अनदर वीडियो जिसमें हम बायोटेक के बारे में ऑलरेडी बात किए हैं. गो बैक टू दैट एंड रीड, रिकॉल एंड कम डाउन ओवर हियर बैक, about which you will read more in the chapter 10, is at the verge of making available newer and safer vaccines. Discovery of antibiotics and various other drugs have also enabled us to effectively treat infectious disease. Even antibiotics हम monoclonal antibodies कैसे बनाते हैं, antibiotics जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट मेनली काम करती है, वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं करती, ये हम कैसे बनाएं, ये सारी चीज़ें हम बायोटेक की मदद से बहुत ही एडवांस कर चुके हैं. एंड काफ़ी दूसरे ड्रग्स भी हम बनाए हैं टू मेक श्योर दैट हम इन्फेक्शियस डिजीज को अच्छे से ट्रीट कर सके. विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जिसमें हम सारे डिजीजेस डिस्कस कर लिए हैं. टेक 5 minutes of break, go through all the diseases. In the next upcoming video, we'll take up the second part of the chapter, and that is immunity. I hope the topic is clear. Thank you. Bye-bye, everyone.